हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अभिनव कुमार बोहरे है भाई, एंड डियर आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है इस रिगार्डिंग के एक मिस्टीरियस वोल्केनो जो आज से लगभग 200 वर्ष पहले जिसमें इरप्शन हुआ था, और इस इरप्शन ने अर्थ के लिटिल आइस एज की एंडिंग को भी ठंडा रखा था। उस वोल्केनो को साइंटिस्ट ने खोज निकाला है और इसके एविडेंसेस, अर्थात ऐसा वोल्केनो है, इसके एविडेंसेस दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में देखने को मिले हैं। आइए इस खबर पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो 1831 के आसपास, यानी कि रफली अराउंड अभी से 200 वर्ष पहले, जिस वोल्केनिक इरप्शन के कारण बेसिकली नदर्न हेमिस्फीयर में आपको आइस एज जैसी कंडीशन देखने को मिली थी, उसे वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। अगर आपको ना पता हो तो जान लीजिए कि दिस इज अ वेरी क्रूशियल, कहें या मैं कहूं इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना, जो कि भूगोल में हम देखते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन अर्थ में वैनिश आउट करते हैं, स्पीशीज को अर्थात प्रजातियों को खत्म करते हैं, हिमयुग लाते हैं और नई स्पीशीज डोमिनेट करती हैं। ये आइस एज, और आप इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में ग्लेशिएशन, इंटरग्लेशिएशन का एरा कहते हैं, इसे ट्रिगर करते हैं। इस कंसेप्ट को भी आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट, मेक इट श्योर कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट बच्चे प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से एक ऐसा ऑप्शनल जो कि आपको आपके यूपीएससी के इवन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी असिस्टेंस देता है, तो आप मेरे साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे फाउंडेशन बैचेस ये भी अवेलेबल हैं, आगे इनके बारे में चर्चा करेंगे, बट पहले हम अपनी खबर पर वापस आते हैं। खबर क्या है भाई? तो सिंपल वर्ड्स में मैं कहूं तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक मिस्टीरियस वोल्केनो को खोज निकाला है। कहां आता है ये वोल्केनो? तो ये वोल्केनो बेसिकली आता है कुरिल आइलैंड्स में। आपने जब कभी जीएस वगैरह पढ़ा होगा तो आपने इन आइलैंड्स का नाम जरूर सुना होगा, कुरिल द्वीप समूह। यह जापान और रशिया के बीच का एक विवादित क्षेत्र है, द्वीपीय एरिया है, और यहां पर एक स्थान है जिसे कहा जाता है शिमोशिरी एरिया, और इस एरिया का वोल्केनो है जिसे कहा जा रहा है ज्वारित्स्की वोल्केनो। इसके लिए कहा गया कि जो ज्वारित्स्की वोल्केनो है, इस वोल्केनो में आज से लगभग 200 वर्ष पहले एक मैसिव इरप्शन हुआ था। नियर अबाउट 1831 की डेट के आसपास इसमें इरप्शन देखा गया था, और जब यह इरप्शन हुआ था तब उस समय अर्थ पर जो आइस एज की साइकिल है, इंटरग्लेशिएशन की साइकिल है, मिलानकोविच साइकिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। कई जगह इसे मिनी आइस एज साइकिल कहते हैं, कहीं इसे जो है इंटरग्लेशिएशन के बीच में लिटिल आइस एज भी कहा जाता है। यह उस साइकिल का हिस्सा रहा, और जब इसमें इरप्शन हुआ तो 19वीं शताब्दी को इस इरप्शन ने 1 डिग्री सेल्सियस के तापमान से कम कर दिया, अर्थात जितना एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए था उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम कर दिया था पूरे सदी का, बेसिकली इस इरप्शन ने। अब आप सोच कर देखिए कि कितना मैसिव रहा होगा वो वोल्केनिक इरप्शन, जिसने इतने लंबे ड्यूरेशन तक पूरे नदर्न हेमिस्फीयर का, पूरे उत्तरी गोलार्ध का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। कहा तो यह जा रहा है इवन कि यह जो वोल्केनिक इरप्शन था, इसकी तीव्रता भी बहुत अधिक रही होगी। क्यों इसकी तीव्रता अधिक रही होगी? तो आइए मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका एविडेंस मिला कहां, जिससे आप थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे कि एग्जैक्टली इस वोल्केनिक इरप्शन का इंटेंसिटी क्या रही होगी। अब जरा इस मैप पर अगर मैं आपको दिखाऊं, और अगर आप क्लियरली ना देख पा रहे हो तो एक सेपरेट मैप में अगर ड्रॉ करूं तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिणी अमेरिका का एरिया है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये पोर्शन आप देख पा रहे हैं, फाइन। ये जो नीचे आपको पोर्शन दिखाई देता है, ये कहलाता है इस टियारा डेल फ्यूगो के एरिया, यानी कि वो सदर मोस्ट पॉइंट है हमारे ह्यूमन सेटलमेंट का। यहां से आपको उत्तरी अमेरिका दिखाई देगा, इस तरीके से कनाडा वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये अलास्का वाला एरिया है, और यहां से जैसा कि आपको पता है भाई, अर्थ जो है वो सर्कुलर है। ये जो पोर्शन है ये कंटिन्यूएशन में फिर इधर आपको दिखाई पड़ता है। यहां का पोर्शन आपको दिखाई देगा बाय द नेम ऑफ अफ्रीका। इस तरीके से आप चलते हुए आएंगे तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पोर्शन है, ये अरब का प्रायद्वीप है, दिस इज प्रायद्वीपीय भारत, ये साउथ ईस्ट एशिया,
स्थमस ऑफ क्रा, ये चाइना का एरिया है, ये कोरियन पेनिनसुला है और ये कामचटका का पेनिनसुला है। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये साइबेरिया का पोर्शन है। यहां आपको दिखाई देगा ये ग्रीस का पोर्शन है, दिस पोर्शन इज इटली। यहां से चलते हुए जाएंगे तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, डेनमार्क और यहां से चलते हुए या आपको जो है स्कैंडिनेवियन नेशंस में नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारा दिखाई देगा। अब यहां पर जरा फोकस करिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी होगा, दैट ये आपको दिखाई देता है इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड, या मैं कहूं चापाकार इंडोनेशिया के द्वीप समूह। यहां से ऊपर जाएंगे तो इस पोर्शन में आपको दिखाई पड़ता है ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड एज ब्रुनोई। ब्रुनोई से ऊपर जाएंगे तो ये एरिया जो है वो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है, विच इज फिलीपींस। इसी के ऊपर यहां कहीं आपको दिखाई देगा ताइवान, ताइवान से रियूक्यू आइलैंड्स और यहां होन्शु, होकाइडू, शिकोकू और क्योशु के रूप में जापान। और इसी से जब आप ऊपर जाते हैं तो यहां पर आपको दिखाई देते हैं कुछ द्वीप और इन्हें कहा जाता है कुरिल आइलैंड्स। ये है कुरिल द्वीप। जस्ट अ सेकेंड, ये कहलाता है कुरिल द्वीप समूह। एंड मेक श्योर ये जो कुरिल है, कुरिल आइलैंड्स है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है रशिया अर्थात रूस एंड जापान के बीच में। दोनों ही इसे क्लेम करते हैं कि ये इनका हिस्सा है, बट ये विवादित एरिया में काउंट होता है। जापान यहां पर मैसिव फिशिंग करता है, जिसे बॉटल या फिर बॉटम फिशिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर वेल हंटिंग भी कई बार जापान करते हुए दिखाई देता है और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण रशिया इसको क्लेम करता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये एरिया बेसिकली आता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, या इसे कहा जाता है प्रशांत महासागर की अग्नि मेखला के रूप में भी इसे जाना जाता है। देखिएगा यहां से वो आर्क ऑफ आइलैंड से स्टार्ट होते हैं और यह आर्क स्टार्ट होता है जिसे हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो कंटिन्यूएशन में इधर पर आता है। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस हिमयुग की चर्चा कर रहे हैं या फिर जिस एविडेंस की यह बात हो रही है, वो एविडेंस हमें मिला कहां है, अर्थात इस प्रकार का वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, इसके साक्ष्य हमें कहां मिलते हैं। तो देखिए कहां दुनिया के एक कोने पर स्थित है कुरिल द्वीप और कहां बिल्कुल अपोजिट साइड, बट अपोजिट साइड अकॉर्डिंग टू आवर मैप, हमारे नक्शे के अनुसार। पर अगर आप देखेंगे तो यहां से सीधे चलने पर उत्तरी अमेरिका पार करते ही ग्रीनलैंड आ जाता है और ग्रीनलैंड में इसके साक्ष्य मिलते हैं। फाइन, ग्रीनलैंड के पास आपको इस तरीके से दिखाई देगा, यह आइसलैंड का एरिया है। आइसलैंड के बाद यहां पे आपको जो है वो ब्रिटेन दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो ग्रीनलैंड का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर जो आइस कैप्स हैं अर्थात जो हिमनद हैं, इन हिमनदों के अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ड्रिल करा है और ड्रिल करने पर उन्हें एविडेंसेस मिले उन आइस के, उन हिमकणों के जिनके अंदर सल्फर हो या वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर निकलने वाली डेब्रीज हो। वो डेब्रीज यानी कि वो अवसाद और साथ ही वो सारे पदार्थ जो सल्फर के यौगिक होते हैं, जो जनरली वोल्केनिक इरप्शन में निकलते हैं, ये हमें दिखाई दिए ग्रीनलैंड के एरिया के आसपास। और इनकी तुल्यता जो है, इनकी कंपैटिबिलिटी जो है, वो बताई गई कुरिल द्वीप के पास जो ज्वालामुखी है इसके साथ। अर्थात यहां पर जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ, इस इरप्शन के कण हमें ग्रीनलैंड के जो हिमनद हैं उनमें गहराई में ड्रिल करने पर मिले और उस हिम के अंदर मिले जिसकी एज नियर अबाउट अभी से 200 वर्ष पुरानी है, अर्थात 200 वर्ष पहले यहां इरप्शन हुआ था। अब यह बात तय थी कि जो अवसाद यहां से निकले हैं उनकी एज और उनका टाइप कुरिल द्वीप में स्थित जो वोल्केनो है इसके साथ कंपैटिबल है, इसके साथ तुल्यता रखता है। और अब सेकंड बात आती है कि हमारे पास पहले से ही एविडेंसेस हैं कि अर्थ पर जो ग्लेशिएशन डीग्लेशिएशन की साइकिल चल रही है, उस साइकिल में मिनी आइस एज आया था आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले, और इस आइस एज की एक स्टेप में हमें अंतिम सोपान में दिखाई दिया कुरिल द्वीप के वोल्केनिक इरप्शन का प्रभाव, जिसने उत्तरी गोलार्ध का तापमान काफी कम कर दिया था। याद रखिए कि मेजर आइस एज बहुत पहले आया था, यह माइनर आइस एज का टाइम था और इसने पूरे उत्तरी गोलार्ध का, जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे ही क्षेत्र में इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं तो लगभग यहां कहीं से गुजरती है, रफली अराउंड यहां कहीं से गुजरती है भूमध्य रेखा, या मैं कहूं इक्वेटर।
फाइन, इक्वेटर कह लीजिए या भूमध्य रेखा कह लीजिए, इसके ऊपर का जो एरिया है इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस, ये काफी बड़ा नंबर है, इससे कम कर दिया था। फाइन, अब अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा है कि एग्जैक्टली एक वॉल्केनिक इरप्शन कैसे अर्थ का टेम्परेचर कम कर सकता है, तो आप इस बात से अंदाज लगाएं कि यह है हमारी मदर अर्थ एंड इस तरीके से आपको दिखाई देगा अर्थ का एटमॉस्फेयर। फाइन, ये अगर मैं कहूं तो ये हमारा आंतरिक और ब्रॉडर सेंस में कहें तो ये हमारा बाह्य वायुमंडल है या एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब जरा इस बात को समझने का प्रयास करिए कि जो आंतरिक वायुमंडल है, ठीक है, इसमें पवनें वगैरह चलती हैं और इसमें आपको दिखाई देगा कि मेघों का निर्माण होता है। जब कभी वॉल्केनिक इरप्शन होता है और डस्ट और एशेज निकलती हैं और वो निचले वायुमंडल तक सीमित रहती हैं, तो सामान्यतः हर एक वॉल्केनिक इरप्शन के बाद अर्थात ज्वालामुखी उद्गार के बाद एक सहज वर्षा होती है। यह वर्षा एसिडिक होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा होती है, और इस अम्लीय वर्षा के कारण वो सारे ही धूल और राख के कण, धूल प्लस जो राख है अर्थात डस्ट और जो एशेज हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन में निकली थी वो जमीन पर आ जाती है। क्लियर? बट अगर वॉल्केनिक इरप्शन हाई इंटेंसिटी का हुआ अर्थात उच्च तीव्रता का हुआ तो ये डस्ट और एशेज बच्चों इरप्शन के बाद अपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती हैं, जहां पर कोई क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता, कोई मौसम संबंधी गतिविधियां नहीं होती, और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यहां पर पहुंची हुई डस्ट और एशेज, डस्ट प्लस एशेज, ये डियर एटमॉस्फेयर में इस पोर्शन में पूरी जगह वितरित होती रहती हैं, और इसके पश्चात ये वितरण से जहां जहां तक फैलती हैं वहां वहां पर सनलाइट की जो इंटेंसिटी है अर्थात सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, सनलाइट है, इसकी इंटेंसिटी को ये कम करती जाती है। ठीक है, और कम करने के बाद नीचे का तापमान कम होने लगता है और आइस एज ट्रिगर होने लगता है। अब जैसे जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज बढ़ती हैं अर्थ का टेम्परेचर इन एक्टिविटीज के कारण अंततः कम होता जाता है। आज से बहुत समय पहले हुए इस वॉल्केनिक इरप्शन के एविडेंसेस आज भी हिमनदों में सुरक्षित हैं। आई होप आपके लिए ये इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रही होगी। जो लोकेशंस मैंने बताई, कुरिल द्वीप हो या कुरिल द्वीप से नीचे के द्वीपों का क्रम हो, ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप वीडियो में बच्चों यहां तक आए हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहा है, और आपके लिए भूगोल एक रोचक सब्जेक्ट है। याद रखें कि 30 से 35 क्वेश्चंस, मेक इट श्योर कि यूपीएससी का कट ऑफ ही होता है नेट 45 से 50 सही क्वेश्चंस। फाइन, और अगर कोई सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कलेक्टिवली देखें तो 30 से 35 प्रश्न अगर आपको दे रहा है और आपने उसे एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं इट विल बी अ गेम चेंजिंग थिंग। आपके लिए यह गेम चेंजिंग प्रूफ हो सकता है। मेरे साथ अगर आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है उसे तैयार करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के बैचेस में अभी एडमिशन ओपन है, आप मेरे साथ इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही अगर आप फाउंडेशन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं अर्थात एब्सोल्यूट तैयारी करना चाहते हैं, फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टडी आईक्यू के साथ, और आपका टारगेटेड ईयर 2026 या 2027 है, तो पीछे दिए हुए प्राइस के अकॉर्डिंगली आप हमारे फाउंडेशन बैचेस और लॉन्ग टर्म बैचेस का हिस्सा भी बन सकते हैं। मेक इट श्योर कि अगर आप ज्वाइन करने वाले हैं तो आपको मेरा कोड यूज करना है जो कि मेंशन प्राइस है, उस पे अगर आप जो मिनिमम होता है उस पे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो, विच इज AK लाइव कोड। सो इस कोड के साथ आप इन बैचेस का पार्ट बनेंगे, इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।